नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको भारत की संसद के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आज हमारा जो नया टॉपिक है, संसद की व्यवस्था में आपके जो विधायिका हैं, कार्यपालिका हैं, उनको केंद्र और राज्य के अंदर कैसे कैसे बांटा गया है और उनका जो कार्य है सरकार चलाने का, तो उसके बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। संसद के बारे में समझाऊंगा और संसद के जो अभिन्न अंग हैं उनके बारे में समझाऊंगा और उनमें इंपोर्टेंट रहेगा लोकसभा और राज्यसभा। उनके बाद में जैसे हमारी केंद्र के अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, उसी तरह हमारे राज्य सरकार के अंदर आपके विधानसभा और विधान परिषद होती हैं। तो ऐसे करके मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाने की, संरचना समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं हम भारत की संसद की ओर। तो भारत की जो संसद है, भारत की संसद है यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये जो भारत की संसद है, इनके बारे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी आपको समझना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देखो, अब है ये विधायिका। देखो, एक तो है केंद्र लेवल पे है, एक है आपके राज्य लेवल पे। कार्यपालिका और विधायिका, इनके बारे में मैंने कल नेक्स्ट जो वीडियो पहले पढ़ाया था उसमें बताया था कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। तो आज हम ये राज्य और ये कितने भागों में बांटी गई है, तो देखो हमारे यहाँ क्या है, जो एक है ये लिख दो आप, इनके बारे में विधायिका और इनके बारे में जो हमारी कार्यपालिका वो है। तो अनुच्छेद 1 के आधार पे, अनुच्छेद 1 में ये बताया गया है कि भारत है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ऐसा आर्टिकल 1 में दिया गया है। भारत राज्यों का संघ है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको कंट्रोल सबको याद है। तो ये क्या कह रहा है, भारत राज्यों का संघ है, यानी एक तरफ हमारी केंद्र सरकार होगी और एक तरफ हमारी राज्य सरकार होगी। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या आबादी में प्रथम स्थान पे है। तो उन जनसंख्या को अगर उन देश का विकास करना हो तो इनको चलाने के लिए केंद्र में केंद्र स्तर पर सरकार होगी, राज्य में राज्य स्तर पर सरकार होगी, जिससे इन देश का विकास हो सके और देश है जो प्रगति की ओर आगे चल पड़े। इनके लिए हमारे संविधान में इस संसद के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूं कि जो हमारे जो सरकार है, जो हमारी जो सरकार है, वो सरकार है ना, तो 5 प्रकार की भारत में सरकार है। सरकार है वो भारत में कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की सरकार है। लिखना है आपको कितने प्रकार की सरकार है, वो आपको मैं समझाऊंगा। भारत की है जो 5 प्रकार की जो सरकार है। नंबर 1 देखो, इसको बता देते हैं। सबसे पहले है आपके केंद्र सरकार, उसके बाद इसके नीचे होते राज्य सरकार, इसके बाद में होती हैं आपके जिला स्तर सरकार, उसके बाद में होती हैं आपके खंड स्तर सरकार, खंड या ब्लॉक स्तर की सरकार, और लास्ट में अंतिम में होती है आपके ग्राम सभा। ये सबसे निम्न में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, ये भारत के सरकार को चलाने में 5 प्रकार की सरकार है, ताकि निम्न स्तर, ये निम्न स्तर है, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पूरे भारत का विकास करने के लिए 5 प्रकार की सरकार का गठन किया गया है भारतीय संविधान के आधार पर। तो ये जो सिलसिला है, ये करने का काम किसने कहा था, तो ये आपके महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के विचार थे, महात्मा गांधी के क्या थे, विचार थे, और उन विचारों को आपके भारतीय संविधान में
इनको तवज्जो दी गई और ऐसा कहा कि भाई गरीब स्तर, अंतिम स्तर है, जो निचला स्तर है, उनका भी विकास हो, उनके लिए भी सरकार होनी चाहिए। तो ये ऐसे करके निचले स्तर की ग्राम सभा होगी, उसके ऊपर खंड होगी, उसके बाद जिला स्तर की सरकार होगी, और ये जो मेन जो मुख्य रूप से जो सरकार है हमारी, एक तो है केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार। तो हम चलते हैं इन विधायिका की ओर। केंद्रीय विधायिका यानी जो विधायिका है, इनको दो भागों में डिवाइड किया, मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया। एक तो केंद्रीय विधायिका, जो आपके केंद्रीय विधायिका यानी केंद्र में जो सरकार है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार हो गई, और जो राज्य में है आपके राज्य सरकार, राज्य सरकार। अब देखो इसको समझेंगे, इनको दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो संसद के बाद में इस केंद्रीय विधायिका हैं, इनके क्या है, जो मुख्य हैं वो क्या है, केंद्रीय विधायिका में संसद सर्वोच्च है, संसद है वो क्या है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। तो संसद कहती है अपने सर्वोच्च है, यानी अगर कोई भी विधि द्वारा, अगर कोई भी कानून देश के लिए बनाया जाता है, देश की जनता के लिए अगर कानून बनाया जाता है, और अगर राज्य ने कोई अगर कानून बनाया है और अगर उस कानून में कोई अगर अड़चन होगी, तो केंद्र है वो जो कानून बनाएंगे वो आपके मान्य होगा, वो आपके पूरे भारतवर्ष में मान्य होगा। तो ऐसे ये केंद्र में सरकार होगी। और उसके बाद में राज्य विधायिका में आपके विधानमंडल होगा। जिस तरह केंद्र में संसद है, उसी तरह हमारे राज्य में विधानमंडल की बात है। आपको आर्टिकल अनुच्छेद याद रखना है। तो विधानमंडल में जो अनुच्छेद मैंने आगे आपको पढ़ाया था, यानी आर्टिकल आपके 169 के अंदर आपके क्या है, विधान मंडल है। और उसके बाद इस विधानमंडल के भी कितने भाग हैं, आपके कितने सदन हैं, तो इसके सदन देखो। अब राजस्थान राज्य की बात करें, शायद राज्य की भारत के किसी भी राज्य की बात करें, तो इनमें देखो द्विश सदनीय व्यवस्था भी है। एक तो क्या है, द्विश सदनीय, ये भी मैं समझाऊंगा, द्विश सदनीय, और एक है आपके एकल सदनीय। क्या ये कैसे है, क्यों है, इसको समझाते हैं। क्योंकि हमारी जो भारत है, भारत की जो संविधान है, उन संविधान में ब्रिटेन द्वारा, इसके द्वारा ब्रिटेन से आपके संसदीय शासन व्यवस्था यानी संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है कहां से ली गई है, आपके ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता वो भी कहां से ली गई है, आपके ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। और इन ब्रिटेन से लेकर के अब इनमें क्या हुआ, ब्रिटेन में ये दी, तब इन्होंने कहा, एक केंद्र की बात करेंगे तो ये जो सरकार है संघात्मक होगी, यानी संघात्मक का मतलब एक तरफ संघ होगा, एक तरफ राज्य होगा। इसलिए ये जो व्यवस्था है ब्रिटेन से लेकर के ये ऐसा बनाया गया। तो विधानमंडल हो गए, विधानमंडल के सदन है एक, जैसे जिसमें विधान परिषद, हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हमारा विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में हमारा विधान परिषद नहीं है। बाकी कुछ राज्यों में यानी 6 राज्यों में आपके क्या है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद है। वो 6 राज्यों के सूत्र भी मैंने बताया था, कम बैक युवा की नाम से मैंने सूत्र बनाया था। वो 6 राज्य आपको याद रखना पड़ेगा, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। ऐसे करके 6 राज्य हैं, यहाँ पे विधान परिषद है। और आपके विधान जो सभा है, लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव है, जो विधानसभा है, और आपके काउंसिल ऑफ स्टेट को यानी विधान परिषद है, और उसके बाद में राज्यपाल। अब ये 3 यानी कौन से सदन है, 2 सदनीय व्यवस्था भी है भारत के अंदर राज्यों में, और 1 सदनीय व्यवस्था है। हमारे राजस्थान में सिर्फ क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो ये क्या, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो केंद्रीय सरकार में केंद्रीय जो विधायिका है, इसमें जो संसद है, इनका जो आर्टिकल आपको याद करना है 79 है। और उनके बाद इनके भी कितनी व्यवस्था है, इनमें दोनों सदन हैं, इनमें दोनों सदन होने अनिवार्य हैं, दोनों सदन होने अनिवार्य हैं। एक है आपके लोकसभा, जो क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन भी कहते हैं, इनको जनता का सदन भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद में राज्यसभा, ये यानी आपके हाउस ऑफ लॉर्ड, ये क्यों कहा, ये देखो, क्योंकि ब्रिटेन में जो राज्यसभा थी, देखो ब्रिटेन की बात करिए, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटेन से संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली ली है। तो ब्रिटेन में ये जो राज्यसभा थी, इसको ऊपरी सदन कहा गया था। कौन सा सदन कहा गया था, ऊपरी सदन
और हमारे भारत में भी इसको ला करके क्या गया, ऊपरी सदन, यानी ये कौन सा सदन हो गया, आपके उच्च सदन हो गया। कौन सा सदन हो गया, उच्च सदन हो गया। ये जो उच्च सदन है, अमीर सदन है, जो ये जो ऊपरी सदन रखा, यानी ब्रिटेन के अंदर जो आपकी संसद थी उनमें है जो राज्यसभा है, वो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये ऊपर बैठती थी। कहां से, इन लोकसभा से ऊपर में इनका स्थान था, इसलिए इनको क्या कहा गया, आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया। और ये जो निम्न सदन है आपके लोकसभा, ये आपके क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन है। और इनको जनता का सदन भी कहा गया है। क्या, जनता का सदन भी कहा गया है। तो ये इंस्ट्रक्टर आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं अभी केंद्रीय विधायिका की बात समझाऊंगा, क्योंकि राज्य विधायिका में जिस तरह केंद्रीय की विधायिका में जो भी काम बनेगा, उसी तरह आपके राज्य विधायिका में भी होगा। राज्य विधायिका और केंद्रीय विधायिका का ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये हो जाएगा। फिर हम चलते हैं केंद्रीय विधायिका, यानी भारत की संसद। तो ये मिटा देता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बाकी आपको समझ में पूरा आएगा, ये मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अब यहाँ पे ये आपकी क्या होगी, संसद। अब इस संसद के भाग बता देता हूं। एक आपके हो गई लोकसभा, ये एक सदन हो गया। राज्यसभा, और उसके बाद में एक हो गया आपके राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको अभी समझना है। अब क्या है, संसद की बात करते हैं, तो सबसे पहले संसद के बारे में लिख लो। संसद, इस संसद का गठन, संसद का गठन आर्टिकल आपको कंफर्म याद करना है, 79 अनुच्छेद के आधार पर संसद का गठन किया गया। 79 अनुच्छेद के आधार पर संसद का गठन किया। इस संसद का निर्माण में कौन कौन आते हैं, तो इस संसद के निर्माण में आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती हैं। यानी इस संसद के अंदर आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपके संसद का निर्माण होता है। जबकि राष्ट्रपति है, देखो अभी क्या है, ये राष्ट्रपति है, वो सरकार का, यानी संसद का राष्ट्रपति है, जो संसद का अभिन्न अंग माना गया है, अभिन्न अंग माना गया है। कैसे समझते हैं इसको, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। और जो राष्ट्रपति भारत का आर्टिकल आपको याद करना है, आर्टिकल है 52 से लगा करके हैं आपके, आर्टिकल है 58 59 तक। तो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न माना गया है। बल्कि ये जो राष्ट्रपति है, न तो लोकसभा और न राज्यसभा का सदस्य होता है। देखो, ये जो राष्ट्रपति है, नहीं तो ये लोकसभा का सदस्य होता है और नहीं ये क्या कहते हैं, राज्यसभा का सदस्य होता है। फिर भी ये फिर भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, इन विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अगर कोई बिल लाया, यानी बिल का मतलब आपका कानून हो गया, कानून हो या कोई विधेयक हो, समझना है आपको क्या है, बिल या विधेयक है, वो सबसे पहले किसके पास आएगा। जैसे मान लो आपने लोकसभा में कोई बिल आया, किसमें आया, लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में बिल आया और वो बिल क्या हो गया, पास हो गया।
और उसके बाद में राज्यसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। और जब पास होने के बाद इस बिल का अभी तक कोई महत्व नहीं है। जब बिल है वो महत्व नहीं है, महत्व नहीं है। कैसे? क्योंकि जो बिल अगर लोकसभा में लाया और राज्यसभा में और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया, पास करने तक ये बिल है वो अभी भी कोई महत्व इसका नहीं रहता है, मान्य नहीं है। और जैसे ही इस बिल पे जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर, क्या उस बिल पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करो या जब सहमति मिल जाती है, सहमति दे देते हैं, तब ये बिल है वो आपका कानून का रूप धारण कर देता है। किसका रूप? कानून का रूप धारण, यानी कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। अब कैसे? देखो, अब ये बिल कानून बन गया। जब कानून बनेगा तो क्या वो संसद का अभिनंदन हुआ या नहीं हुआ? आप खुद एक बार एक्सप्लेन करो कि संसद का ये अभिनंदन हुआ या नहीं हुआ। तो आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब तक अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी विधेयक बिल लाया गया देश के विकास के लिए, तो और उन बिल को दोनों ने पास कर दिया, अगर उन दोनों सदन ने पास करके भेज करके अगर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, जब तक राष्ट्रपति उनके हस्ताक्षर और सहमति अपनी नहीं देते हैं, तब तक वो बिल, उस बिल का कोई महत्व नहीं रहेगा, उस बिल को भारत पे लागू नहीं किया जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, वो बिल आपके कानून का रूप धारण कर देगा और पूरे भारतवर्ष में उसके विकास के कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार ये संसद का क्या हो गया? राष्ट्रपति अभिन्न अंग माना गया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब ये क्या है? लोकसभा। अब लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा यहां लिख देता हूं, लोकसभा यहां लिख देता हूं, एक मिनट यहां लिख देता हूं। एक नंबर लोकसभा की बात करते हैं अपन, लोकसभा। ठीक, लोकसभा का आर्टिकल, अनुच्छेद, यानी लोकसभा का जो है वो आर्टिकल कौन सा है, तो आपको अनुच्छेद आपको याद रखना है। आर्टिकल आपको बार बार बता रहा हूं, आर्टिकल 81 में आपके किसका गठन किया गया है? आपके लोकसभा का गठन किया गया है। लोकसभा का जो गठन है वो आर्टिकल 81 में किया गया है, और जो राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद आपके 80 में किया गया है। और आपकी संसद का जो आर्टिकल है वो बार बार मैं बोल रहा हूँ 79 के अनुसार आपके संसद का गठन किया गया है। अब लोकसभा का जो गठन है उनको क्या कहा गया है? आपके हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन कहा गया। और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, यानी आपके लोकसभा को क्या कहा गया? निम्न सदन कहा गया। और ये जो लोकसभा होती है ये अस्थायी सदन भी है, अस्थायी सदन। समझ दिखाई दे रहा है? अस्थायी सदन। कैसे अस्थायी सदन है इनके बारे में समझेंगे। और जो राज्यसभा है, जो आपके राज्यसभा के बारे में बनी, तो ये अस्थायी सदन है। अब ये लोकसभा जो है, इन लोकसभा को निम्न सदन कहा गया और निम्न सदन कहा गया। और इसको इसमें कहा गया, तो आपको एक याद रखना है, जो हमारे संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, ये आपके कहां से ली गई है? आपको मैंने अभी बताया था, ये आपके ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन में इनको ये कहा गया था, इन लोकसभा को जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन कहते हैं। इनको हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों कहा जाता है अब बता देता हूं। हाउस ऑफ पीपल है वो आपके 1954 में कहा गया। कब कहा गया? याद रखना, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जनता का सदन कब कहा गया। जैसे हमारी पहली बार जब हमारा सरकार बनी थी वो 1952 में बनी थी। कब बनी थी? 1952 में बनी थी। तब इनको हाउस ऑफ पीपल नहीं कहते थे, तब इनको कहते थे हाउस ऑफ कॉमन, निम्न सदन के नाम से जाना जाता था। अब इनके क्या हुआ? इनके जो गठन है, इन लोकसभा का जो गठन है, तो लिख देते हैं गठन, लोकसभा का गठन। तो पहली बार लोकसभा का जो गठन हुआ था, जो आपके पहली बार लोकसभा का जो गठन हुआ था वो आपके 17 अप्रैल
52 में इसका पहली बार गठन हुआ था, ये डेट याद रखना, यहां से क्वेश्चन पुट हो सकता है। और दूसरी जो डेट है वो भी याद आपको रखनी पड़ेगी। इनकी पहली बैठक, इनकी जो पहली जो बैठक है वो कब हुई थी, इसका क्वेश्चन यहां से पुट हो सकता है। इनकी तो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952। ये कंफर्म आपसे यहां से क्वेश्चन अगर पुटअप होगा तो आपको ये याद रखना है। 17 अप्रैल 1952 को आपके लोकसभा का गठन हुआ और पहली बार इनकी जो आम बैठक हुई वो 13 मई 1952 में हुई। तब तक इनको हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता था और जैसे ही इन 1954 के अंदर इनको हाउस ऑफ पीपल कहा गया, जनता का सदन कहा गया। क्यों कहा गया इसके बारे में बताता हूं। देखो, इनको जनता का सदन क्यों कहा गया, तो इनको जनता का सदन इसलिए कहा गया क्योंकि जो लोकसभा के हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को जनता, इन सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता है, चुना जाता है। देखो क्यों, क्योंकि लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं वो चुनाव करते हैं तो डायरेक्ट जनता इनको क्या करती है, वोटिंग करती है। और जो राज्यसभा है इनको जनता है वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं करती है, क्योंकि राज्यसभा का मतलब राज्य से आने वाली जो राज्य विधानमंडल हैं उनसे, राज्य विधानमंडल यहां मैं समझा देता हूं इन राज्यसभा के बारे में। देखो तो राज्यसभा में अभी राज्यसभा पढ़ेंगे तो बता दूंगा, ठीक है। तो राज्यसभा में इसका, ये राज्यसभा से यानी विधानमंडल से आने वाले सदस्य यहाँ राज्यसभा में पहुंचते हैं और लोकसभा ये आपके बता दिया, फॉर्म ये बता दिया आपको। तो इनमें ये भी लोग गठन भी हो गया, आपके निम्न सदन हो गया। अब इनकी क्या करना है, योग्यता क्या करनी है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा समझना है आपको। आपको एक बार अगर आपने ये पूरा वीडियो अगर देख लिया, आपके दिमाग में पिक्चर फिट हो जाएगी और आपके क्वेश्चन अगर यहाँ से कहीं भी कभी भी अगर पुटअप होगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो ये मैं अभी बताता हूँ, इन लोकसभा है इनकी योग्यता के बारे में, इनके जो सदस्य हैं इनकी योग्यता के बारे में बता दूंगा। अभी देखो, पहले इनके जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी योग्यता के बारे में आपको बता रहा हूँ। इनकी योग्यता नंबर 1, पहले तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका भारत का, बाहर का नहीं, विदेशों का नहीं, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, इनकी जो न्यूनतम आयु, न्यूनतम जो आयु है वो आपके 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, ये पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल, उनका सर्टिफिकेट बना हो अगर पागल का तो वो सदस्य नहीं बन सकता। पागल या दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नंबर 4, आपके पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये इनके क्या हो गए, योग्यता। अब हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल क्या बनेंगे, कार्यकाल पढ़ेंगे, कार्यकाल। तो अभी जो पूरे लोकसभा की बात कर रहे हैं आपके, तो इन लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो संपूर्ण इनका जो कार्यकाल है वो अधिकतम कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कोई भी, अगर एग्जामिनर है, एक्सपर्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष। जैसे अगर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, क्या है, अध्यक्ष हैं, या लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, समझना इसको। यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो आपको ये कंफर्म आई होप ज्ञान होना चाहिए कि जब लोकसभा के सदस्य बनकर के उन्हीं में से जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, तो उनकी योग्यता में उनका कार्यकाल भी आपके 5 वर्ष हो सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके इनके कार्यकाल के बारे में बताया। अब इनका क्या है, ये जो होते हैं निम्न सदन कहलाता है। बाकी इनका क्या है, ये जो लोकसभा है वो कभी भी बंद हो सकती है। क्या हो सकती है, बंद होने का खतरा इन पर मंडरा रहता है। कैसे, कि लोकसभा में, जैसे ये लोकसभा जब तक ये अपना बहुमत हासिल करके रखते हैं, बहुमत
बहुमत हासिल होता है तब तक सरकार चलती है। समझना है क्या है, यानी ये जो बहुमत, यानी कोई भी सरकार बनी है वो जब तक अपना बहुमत हासिल करके रखती है तब तक ये सरकार चलती है, तब तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके बीच में भी भंग करने का जो अधिकार है वो आपके किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति हैं, वो इनको बीच में भी भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कौन करता है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मैं ये मिटा देता हूं, यहां थोड़ा समझते हैं, आपको समझ में आएगा पूरा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, स्किप करोगे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे समझाने का जो नियम है वो मैं समझा देता हूं। देखो अब क्या है, ये लोकसभा की बात चल रही है, लोकसभा, लोकसभा। अब लोकसभा को अगर कोई भंग करना है, अब भंग की बात आ रही है लोकसभा, यानी लोकसभा का कार्यकाल ये अस्थायी सदन है। कौन सा है, अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब इनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष है। कितना कार्यकाल है, 5 वर्ष है। तो ये बीच में भी भंग कर सकते हैं। भंग कौन करता है, एक तो आपके राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति कर सकता है। अगर इनसे सरकार नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति या फिर बहुमत इनके पास नहीं है तब भी वो क्या करेंगे, इस सरकार को भंग कर सकते हैं। अब दूसरा है विपक्ष। विपक्ष, विपक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव अगर विपक्ष द्वारा, अब हमेशा विपक्ष द्वारा हमेशा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और उसमें क्या होता है, अगर वो सरकार है वो अगर अपना विश्वास मत हासिल नहीं करती है, अगर सरकार है, सरकार विश्वास मत हासिल नहीं करती हैं तो सरकार गिर जाती हैं या भंग हो जाती हैं, भंग हो जाती हैं। या मंत्रिपरिषद, इस लोकसभा में एक जो प्रमुख रूप से होती है, लोकसभा में क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है, मंत्रिपरिषद। क्या होती है, आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा से बनती है, इनमें राज्यसभा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबरों के यानी लोकसभा सदस्यों द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन होता है। 51वां संविधान संशोधन मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन 2003, ये जो 51वां संविधान संशोधन 2003 में इन लोकसभा में से मेंबरों में से सदस्यों में से 15% सदस्य हैं, वो आपके कौन बनेंगे, मंत्रिपरिषद बनेंगे। और इनको अलग अलग मंत्रियों यानी अलग अलग विभाग में मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षा विभाग का अलग मंत्री हो गया, रेल विभाग का अलग मंत्री हो गया, यानी बहुत सारे डाक विभाग का अलग मंत्री हो गया, यानी सभी विभागों को, ऊर्जा विभाग हो गया, आपके बहुत सारे विभाग है, कोयला विभाग हो गया, बहुत सारे विभाग है, उनका क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। और ये मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से, लिखना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। लेकिन एक मंत्री लिखना है, एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। समझना क्या है,
मंत्री परिषद है, इन मंत्री परिषद में 15 सदस्य है, 15% सदस्य होते हैं मंत्री परिषद में, तो 15 को निकालना पड़ेगा। तो अभी वर्तमान में हमारे जैसे 550 है अधिकतम, और इनका अगर 15% निकालेंगे तो आपके लगभग आएगा 81 जो सदस्य है वो आपके कौन होंगे, मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। आप निकाल देना, अभी 545 का 543 है, तो 543 का निकालोगे तो आपके लगभग 81 82 आएंगे, आप निकाल देना, वो आएगा। तो ये क्या होंगे, मंत्री बनेंगे, मंत्री परिषद की भूमिका। और मंत्री परिषद हमेशा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन एक जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन अगर पुट होता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता, आपने अगर ये अच्छे से समझ लिया तो। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होते हैं। मंत्री परिषद के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये लोकसभा के बारे में आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम राज्यसभा की बात करेंगे। पहले लोकसभा का इंस्ट्रक्टर समझ लेते हैं। इनका वर्तमान में जो लोकसभा के हैं वो अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बाकी मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, मेरे हिसाब से समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके मत देखना। अगर स्किप करके देखोगे तो आपको ये जो है समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में नहीं आएगा? अब लोकसभा की बात चल रही है तो लोकसभा को समझा देते हैं वापिस। देखो लोकसभा, लोकसभा में टोटल अधिकतम मेंबर कितने होते हैं? 552। ये 552 है, लिखना है 2020 से पहले तक, कंफर्म लगना है। 2020 से पहले आपके 552 लोकसभा के सदस्य होते थे अधिकतम। अधिकतम कितने सदस्य होते थे? 552। जबकि 2020 में क्या हुआ तो वो आपको लिखना है, आपको नोट करके लिखना है। ये कंफर्म आपको क्वेश्चन यहां से पुट हो सकता है। यानी भारतीय संसद द्वारा 2020 में एक बिल विधेयक लाया और उनको पास किया था, 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020 को क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन लाया गया और उसमें क्या किया, जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, ये जो दो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, जो दो एंग्लो इंडियन और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, जिसको संसद द्वारा 2020 में समाप्त किया गया। कंफर्म? देखो 104वां संविधान संशोधन लाया गया संसद के अंदर और इनमें क्या लिखा गया कि जो दो एंग्लो इंडियन है और एक आपके क्या होता है और विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की क्या होती थी, मनोनीत किया जाता था। क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। तो अब इनको क्या हुआ, ये क्या है एंग्लो इंडियन, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो ये हमारा जैसे भारत है, ये हमारा भारत है और यहाँ पे क्या है, ये यूरोप है, ये विदेश है, मतलब ये विश्व है और विश्व में विदेशी हैं और ये विदेशी हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ जो व्यक्ति है वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, यहाँ पे इनके जो पिताजी, यहाँ जो व्यक्ति हैं, इनके जो पिताजी, पिता, दादा या परदादा, ये समझना है, आपको समझा रहा हूं खाली। तो पिता, दादा या परदादा वो कहाँ रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं और इनकी जो संतान है, इनकी जो संतान है वो वर्तमान में कहाँ रह रही है, मान लो भारत में रह रही है। कहाँ रह रही है? भारत में रह रही है। तो ये जो संतान है वो क्या कहलाएगी, आपके एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो क्या हुआ, जब ये इनके दादा परदादा तो वहां रह गए और ये जब भारत में रहे तो इनके विकास के लिए
इनके विकास के लिए, इनके कल्याण के लिए, इनको भी, इनको वरीयता दी संसद में, तो इनको 2 व्यक्तियों को आपके केंद्र में और 1 व्यक्ति को राज्य में मनोनीत किया जाए। क्या किया जाए? मनोनीत किया जाए। जबकि मनोनीत करने के लिए राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते थे, वो संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके इनको पद को समाप्त कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है, इन्होंने तो सर्वे किया होगा, तब इनके क्या हुआ कि ये जो एंग्लो इंडियन है, इनको सभी सुविधाएं मिली हुई है, क्योंकि ये खुद अब चुनाव में खड़े होते हैं और जनता इनको जब जिताती है, तो ऑलरेडी ये जब ये जीत करके, चुनाव से जीत करके आपके संसद में पहुंच रहे हैं, तो इनको अभी क्या मनोनीत करने की आवश्यकता रही है? तो अभी इनको मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए 104वां संविधान संशोधन लाया गया और इनको समाप्त कर दिया गया, और 2 जो एंग्लो इंडियन है ये समाप्त हो गई। तो वर्तमान में हमारे पास लोकसभा के अंदर कितने अधिकतम सदस्य कितने बने, कितने रहे? तो आपको सबको मालूम होगा 550 रहे, 550। अब इन 550 की बात करें तो इनको देखो, राज्यों से कितना आएंगे और आपके केंद्र शासित प्रदेश से कितने आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे? तो अभी राज्यों की बात कर रहा है, राज्यों से कितने आएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे, ये आपको अभी बताना है। तो अभी क्या है, आपके केंद्र में 530 जो सदस्य हैं, वो 530 जो सदस्य हैं वो आपके राज्यों से आएंगे, और आपके 20 सदस्य हैं वो आपके कहां से आएंगे? आपके केंद्र शासित जो 8 जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश, और ये जो 28 राज्य हैं, उनमें से चुन करके जनता द्वारा डायरेक्ट इनका चुनाव होता है, और चुनाव करके वो कहां आएंगे? आपके संसद में आएंगे। और कैसे आएंगे? यानी राज्यों से 530 आएंगे और आपके केंद्र शासित प्रदेश से आपके 20 सदस्य मनोनीत होकर यहाँ आएंगे। अब क्या हुआ, वर्तमान में आपके 543 है, 543। क्यों? क्योंकि जो 2 सदस्य थे, वो 2 सदस्य मनोनीत होते थे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो अब वो क्या हो जाए? कैंसिल हो गए। तो अभी 543 हुए। तो उस 543 को अगर स्ट्रक्चर करें, अब आप ध्यान दें, राज्यों से प्रदेशों से, राज्यों से और प्रदेशों से, हाँ, ये 28 राज्य हैं। ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, और वर्तमान में कितने हैं? 543। तो अभी ये क्या हो गए? 530, और ये यहाँ पे आ गए आपके 13। अब इनको करो, काउंट करो, तो आपके कितने हो गए? 543। ये वर्तमान स्थिति है। वर्तमान में 530 तो आपके राज्यों से, जो 28 राज्य हैं उनमें से आएंगे, और आपके 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कितने आएंगे? 13 ये सुन करके आएंगे, क्योंकि जो दो मनोनीत होते थे उनको समाप्त कर दिया गया, और इसलिए कितने बच गए? 543 बन गए, और 543 545 थे 2020 से पहले, 545 थे, और अभी वर्तमान में 2020 के बाद में कितने बच गए? 543 बच गए, और इस 543 में से राज्यों से 530 हो गए, और आपके 13 हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके लोकसभा के बारे में आपका ये पूरा समझा गया कि वर्तमान में क्या कैसे। स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं आगे राज्यसभा के बारे में आपको बताऊं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी मालूम है, बाकी आपको समझाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, और आपको वीडियो पूरा देखना है। एक बार देखने के बाद में दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ये पूरी विश्वास है कि मैंने ये जो पढ़ाया है आपको समझ में आएगा। आप इनको अच्छी तरह से नोट बनाएं, और मैं पीडीएफ भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है, हमारा नया चैनल है, तो इसमें कार्रवाई चल रही है, पीडीएफ भी बनेगी, नोट बन रहे हैं, नोट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अभी हम चलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा
इनका गठन। राज्यसभा का जो गठन है वो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 80 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा के गठन की बात की गई है। राज्यसभा के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद आपके 80 में ये इनके गठन की बात की गई है। ये संसद का क्या है? ये सबको आपको मालूम है, उच्च सदन है। उच्च सदन है। संसद का क्या है? उच्च सदन है। उच्च सदन इनको क्यों कहा गया ये भी बताएं। यह अमीर सदन है, अमीरों का सदन। अब ये राज्यसभा के मेंबर होंगे, वो आपको बताएंगे कि राज्यसभा क्या है। देखो, राज्य सभा, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। यह आपके हैं यहां पे राज्य की विधानसभा, समझना है। राज्य की विधानसभा में अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में 200 सदस्य होकर के क्या बनते हैं? आपके राज्यसभा विधानसभा बनती है। और इन 200 मेंबरों के द्वारा जो समाज सेवा में हो, कोई समाज सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, शिक्षा में कोई लगा हुआ समाज सेवा हो, या फिर आपके कोई लोक कला हो, ऐसे व्यक्तियों को क्या करेगी? ये जो विधानसभा है ये आपके चुनाव कराएगी। और इनको चुनाव ये डायरेक्ट नहीं है। देखो, राज्यसभा इनडायरेक्ट, इनका चुनाव नहीं होता है। इनका जनता द्वारा सीधा चुनाव नहीं होता है, यानी जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है, नहीं होता है। ये आपको कंफर्म याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो चुनाव होता है वो विधानसभा के मार्फत सभी राज्यों से, जो 28 राज्य हैं उनमें सभी राज्यों से आपके जब सभी को बांटे गए हैं जनसंख्या के आधार पर, तो वहां से उनके, जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राज्यसभा के 10 मेंबर होते हैं। 10 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो आपके विधानसभा मेंबरों के द्वारा चुन करके उनको भेजा जाता है कहां? राज्यसभा में। इसलिए जो राज्यसभा है इनका जो चुनाव है वो डायरेक्ट जनता द्वारा न होकर के आपके किसके द्वारा होता है? इन मेंबरों के, विधानसभा के मेंबरों द्वारा होता है। ये भी आपका कंफर्म डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो ये राज्यसभा के बारे में मैंने ये बताया। अब ये उच्च सदन है तो राज्यसभा के लिखना है राज्य से उच्च सदन है और ये स्थायी सदन भी है। क्या सदन है? स्थायी सदन। ये बता रहा, स्थायी सदन इसको क्यों कहा गया इसके बारे में लिखो। तो राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति, ये सब नियुक्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा, ये मैंने जो समझाया वही लिख रहा हूं, ये जो मैंने समझाया वही लिख रहा हूं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों या 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवा से निवृत्त होते हैं। देखो क्या है ये, जैसे ये राज्यसभा है, ये विधानसभा से आते हैं, विधानसभा द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं राज्यसभा में, और इन सदस्यों का क्या होता है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा गया है। कौन सा सदन कहा गया है? स्थायी सदन कहा गया है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य विधानमंडल के, ये नहीं है, इसे ध्यान रखना, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवा से निवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पे वापिस विधानसभा द्वारा इनको चुना जाता है। और ऐसे ये प्रक्रिया जब चलती रहेगी तो ये स्थायी सदन कहलाएगा, इनका कार्यकाल नहीं होता है। तो अभी राज्यसभा
के बारे में, योग्यता के बारे में भी लिख देते हैं, योग्यता। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं और योग्यता, यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल है उनके बारे में समझ लो। राज्यसभा का लिखना है आपको, कोई कार्यकाल नहीं होता है, नहीं होता है। देखो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये स्थायी सदन है, क्योंकि यह स्थायी सदन है। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होगा। अब इनके सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, ये याद रखना है। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी जो न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम हम आयु की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो आपके 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के कितने थे? आपके 25 वर्ष थे। और राज्यसभा के इनके अंदर न्यूनतम आयु है वो कितनी रखी गई है? 30 वर्ष रखी गई है। ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पुट हुआ है बार बार, एक इनके सदस्यों के कार्यकाल के बारे में पुट हुआ है और एक ये भी पूछा गया कभी कभार कि कार्यकाल है वो होता है या नहीं होता है, तो शून्य आपके क्या है? शून्य। ये याद रखना, राज्यसभा के कार्यकाल शून्य होता है। संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लिखा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनके क्या हो गई? योग्यता में हो गई। अब इनके योग्यता में देख देते हैं, अब इनकी योग्यता भी आ जाएंगी, इसमें और आएगी। अब देखो, अभी योग्यता की बात करें तो नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 भारत का नागरिक हो गया, उसके बाद में क्या होना चाहिए? ये भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और न्यूनतम आयु जो मैंने लिखी है आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। ये जो योग्यता जिसके पास है वो आपके राज्यसभा के मेंबर बन सकता है। और इनका चुनाव कहाँ होता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनको भेजा जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनको भेजा जाता है। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं विधानसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में और आपको समझा सकूं। एक चीज है, अभी राज्यसभा है, हाँ राज्यसभा का ये मिटा देता हूं, एक मिनट समझ में आ जाएगा। राज्यसभा का सभापति, इन सभापति के बारे में बात करते हैं। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपके कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। पदेन सदस्य कौन होता है? तो आपके उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। ये कंफर्म एक लाइन है, ये भी आप याद कर देना क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसलिए आपको ये। अब इनका क्या है? सेक्टर। देखो राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? कुल सदस्य, इसमें अधिकतम आपके कितने हैं? भारत के अंदर राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? कुल कितने हैं? 250
250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। कितने? 250 सदस्य होते हैं। अब इन 250 सदस्यों को आपके बांटेंगे 238 सदस्य, 238 सदस्य और आपके इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। 238 सदस्य हैं, ये आपके राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे? राज्यों से आएंगे। राज्यों से यानी विधानसभा से भेजेंगे इनको। ये जैसे राजस्थान से 10 सदस्य भेजे, यहाँ ऐसे करके 28 राज्यों से कितने आएंगे? 238 हैं। ये पहले की बात कर रहा हूं, फिर वर्तमान में चलेंगे, ठीक है। तो पहले 238 सदस्य होते थे, वो राज्यों से आते थे, और जो 12 सदस्य हैं वो क्या होते थे? मनोनीत होते थे। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 250 सदस्य हो जाएंगे। अब इनको वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आपके 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। इन 245 सदस्यों में राज्यों से कितने आएंगे और आपके केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों से 4 मेंबर आएंगे। कितने मेंबर सुनकर के आएंगे? 4 मेंबर आएंगे। और आपके 229 जो मेंबर हैं वो आपके कहां से सुन के आएंगे? राज्यों से सुन के आएंगे। यानी 229 और 4 कितने हो गए आपके? 243। 9 10 11 12 13 243। 229 पहले, अभी वर्तमान में 243 है, 245 है। वर्तमान में कितने हैं? 243 है, 243 हैं। और 245 में 233 जो सदस्य हैं वो राज्यों से आएंगे, 233 है वो राज्यों से अधिकतम चुने जा सकते हैं, अधिकतम 233 चुने जा सकते हैं। और 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। अब आप समझ लो, देखो क्या हुआ, 250 तो अधिकतम होते हैं, और आपके वर्तमान में आपके 245 हैं, 233 ये राज्यों से आ जाएंगे, और आपके 12 हैं वो राष्ट्रपति इनको मनोनीत करेंगे। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 245 हो जाएंगे। और ये जो पहले हैं 243 हैं, उन 243 का करेंगे तो राज्यों से आपके 229 हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से इनको मिलाएंगे तो ये 233 हो गए, 233 हो गए। ये 245 में 233 कुल मिला के राज्यों से हुए, केंद्र शासित और आपके राज्य दोनों मिलाकर के 233 हो गए। और 12 आपके राष्ट्रपति हमेशा मनोनीत कर रहे थे, पहले भी करते थे और आज वर्तमान में भी करते हैं। तो ऐसे करके इनका जो वर्तमान में 245 सदस्यों का राज्यसभा का जो है कार्यकाल वो आपके ये होता है। और इनका अब गठन की बात करते हैं तो राज्यसभा का जो गठन है वो आपके 3 अप्रैल 1952 के तहत इनका गठन किया गया। उनकी पहली बैठक है वो 13 मई 1952 के तहत की गई। तो ये आपको आई होप याद हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है। तो आज मैंने आपको भारत के संसद के बारे में और उनकी तुलनात्मक राजस्थान की विधायिका कार्यपालिका के बारे में, विधानमंडल और संसद के बारे में पूरी समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो जय हिंद, जय भारत।